नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अगर आपको ये पता चले कि नई दिल्ली में तमाम दुनिया के जासूस प्रमुख यानी कि जितने भी स्पाई चीफ्स हैं, वो इस समय दिल्ली में हैं, तो आपको सबसे पहले ये सवाल आएगा कि आखिर वो दिल्ली में क्यों हैं और किस लिए हैं सारे ये जितने भी खुफिया चीफ्स। अब जो ग्लोबल चुनौतियां और अनिश्चितताओं के बीच दुनिया भर के जो खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन रविवार 16 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ था। और इस सम्मेलन में ये बताया जा रहा है कि 28 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जिसमें ग्लोबल खुफिया शेयरिंग तंत्र, इमिग्रेशन समस्या और प्रत्यार्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, इमिग्रेशन की समस्या और दूसरा खुफिया शेयरिंग तंत्र, इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये सम्मेलन हर साल होने वाले 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया गया है और रायसीना डायलॉग इस साल 17 से 19 मार्च तक हो रहा है और इस बार का सम्मेलन और डायलॉग दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रमों की वजह से काफी महत्वपूर्ण बन गया है। अब सम्मेलन में जो 5 आईज के जो देश है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रमुखों की मौजूदगी रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन देशों के प्रमुखों की कोई अलग बैठक हुई है या नहीं हुई है। कनाडा के जासूस प्रमुख डैनियल रॉजर्स की भारत यात्रा भी चर्चा में है क्योंकि ये भारत और कनाडा के बीच सिंह निज्जर का केस हत्याकांड को लेकर तनावपूर्ण रिश्तों के बाद इस तरीके की मीटिंग हो रही है। उसी तरफ अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है तुलसी गबार्ड, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावल और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रू हैम्पटन की मौजूदगी ने इस जमावड़े को महत्वपूर्ण बना दिया है। और इन सभी देशों के बीच में ये बताया जा रहा है कि आतंकवाद, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लेकिन मोदी इसमें कितना करिश्मा कर पाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले ये बताया जा रहा है कि तुलसी गबार्ड की राजनाथ सिंह से बैठक हुई है, लेकिन क्या इस बैठक से कोई एक ऐसा ठोस आउटकम निकलेगा जिससे कि मोदी ये कह सकें कि नहीं, भारत की भी चलती है सारे देशों के आगे? इसी पर हम बातचीत करेंगे और खुफिया जो जो हेड्स हैं, खुफिया चीफ्स हैं, उनकी मौजूदगी का दिल्ली में क्या मायने हो सकते हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, रायसीना डायलॉग्स के ठीक एक दिन पहले अजीत डोभाल की मेजबानी में जो ये बैठक हुई जिसमें तमाम खुफिया चीफ्स ने शिरकत की है, इसका असल आउटकम क्या है और पर्दे के पीछे की स्टोरी आपको क्या लगती है कि क्या है? जी सर। नीलू जी, बेसिकली ये डैमेज कंट्रोल है और ये दिखाने के लिए है कि लास्ट टाइम भी पहले डोभाल को अलाउड नहीं था अमेरिका जाना। लास्ट मीटिंग में ही वाज प्रेजेंट देयर, तो ये दिखाने के लिए कि ट्रंप से हमारा सेटलमेंट हो गया है, वो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अभी रायसीना का तो ये भी एक सगुफा हमारे विश्व गुरु होने के साथ, ये 2016 में कोई ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बैनर के तले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवाती है हर साल। उसमें आप क्या जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक उस पे मीटिंग करवाते हो, उसमें बिजनेसमैन आते हैं, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाले भी आते हैं, सिक्योरिटी वाले भी आते हैं। तो उसके पहले एक दिन ये मीटिंग रखना वाज टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस कि भाई अभी देखो हम लोग भी, हमारे भी जो एनएसए है वो पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा रखते हैं, वो सबके साथ मिलके अभी उसको कैसे आगे हमको करना है। व्हाट इज योर रोल इन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स? आज आपका रोल है कहाँ पे? हु इज गेटिंग, व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस देयर? आप अमेरिका के पास चले गए हो, आपने अमेरिका को अपना एक कैंप बना लिया है, आपने अमेरिकन जूस कंपनीज को पूरा आपका डेटा दे दिया है, आपके पोर्ट दे दिए, आप लॉजिस्टिक्स दे रहे हो। अभी आप सिक्योरिटी में आपने 5 आईज के जो रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए बुलाया क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन थी उनके पास अजीत डोभाल और होम मिनिस्टर के खिलाफ, वो 5 आईज के पाई थी। लेकिन अब वो 5 आईज नहीं है, वो 5 में से 7, 9 और 13 आईज हो गई हैं। उसमें एक न्यूजीलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट लेटेस्ट। तो न्यूजीलैंड के पीएम को आप इधर कल चीफ गेस्ट बुला रहे हो। तो ये जो नैरेटिव हमेशा खड़ा करना है कि विश्व गुरु हैं, हम लोग पूरा डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आप ये बताओगे कि आपके जो इधर बिजनेसमैन की मीट हुई थी उसमें कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे?
या 20 कंट्रीज जिसने पार्टिसिपेट किया है आपकी मीटिंग में, उसमें कौन से कंट्रीज हैं? कैन यू नेम देम, फ्री ऑफ देम? और वो जो है वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, जर्मन है, इटली है, फ्रांस है। तो इसमें आपके नेबरिंग कंट्री में से कौन है जो आपके साथ आया? तो इसका मतलब ये कि आपको आइसोलेट करने का प्रोग्राम भी ट्रम्प का सक्सेसफुल हुआ। आपको चाइनीज और रशियन इन्वेस्टमेंट यहाँ आने हैं, उसका सपोर्ट लेना है, या आपको ब्रिक्स कंट्री के अंदर कोई बड़ा कॉन्सेंट्रेट रोल मिल सकता है, वो सारे को नेगेटिवेट करने में ट्रम्प हैज गॉन वेरी सक्सेसफुल। ये भगत नहीं समझेंगे या जो 5 किलो अनाज खा रहे हो नहीं समझेंगे, लेकिन दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड दैट वी हैव डन। आपने आपसे नाराजगी होगी। अब इसमें देखिए एलन मस्क का रोल जो था, आपसे समझना चाहूंगी गिरीश जी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही, उसी पे मैंने सोचा कि आपको इंटरप्ट करके इस बात पे पूछूं कि क्या जैसे कि अदानी को प्रोजेक्ट कर रहे थे अभी तक मोदी जी, और अदानी किस तरह से प्रॉब्लम में है ये सबको पता है, उनका इंडाइटमेंट है, उनका ट्रायल शुरू होगा, और कितना वो बचा पाएंगे अदानी को ये पता नहीं है। लेकिन क्या अब जैसे वो अदानी को बचाते बचाते क्या अब वो अजीत डोवल की छवि को चमकाने में लगे हुए हैं मोदी जी, और सारे जो जासूस हैं, खुफिया जो हेड्स हैं, वो अगर दिल्ली में आए हैं और अजीत डोवल की मेजबानी में वो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, वो किस बात का संकेत है? क्या मोदी जी अजीत डोवल को अब अपने दूसरे लाडले के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब सारे देश के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं? तो इनके आसपास तो वही लोग बैठ सके जिनके पास इनके राज हैं। नहीं तो आपने अच्छे अच्छों को निकाल के बाहर कर दिया है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। G7 को डेलिबरेटली अगले दिन ये मीटिंग में बुलाना, और आपकी सिक्योरिटी जो चीफ आई है, व्हाट इज दैट लेडी, तुलसी गैबार्ड, वो भी डायरेक्ट नहीं आए। शी हैज गॉन टू जापान, देन शी हैज गॉन टू थाईलैंड, और शी हैज जस्ट ड्रॉप्ड इन। तो हम लोग जो बताना, लेकिन वो ये पूरा नैरेटिव गोदी मीडिया को दिया गया है, जो आज पूरे दिन बताएगी कि देखो अभी हम लोग नेशनल सिक्योरिटी में भी हमारा बोलबाला है। लोग आ रहे हैं अजीत डोभाल से सलाह लेने के लिए, उनसे एडवाइस लेने के लिए कि कैसे क्या करना है। दीज आर द नैरेटिव दैट आर बीइंग क्रिएटेड। तो कल क्या है कि थोड़ा वट से रायसीना डिबेट में आप पार्ट ले पाएंगे और मोदी जी बड़ी बड़ी उसमें बात कर सकेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस लॉबी को भी एड्रेस करना है, कल्चरल लॉबी को भी एड्रेस करना है। अभी देखिए दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपने बहुत ही प्रेशराइज किया है आपको ट्रंप ने कि भाई एलन मस्क को वो आने दो। उसके पीछे बहुत ही बड़ा और एक रीजन हो गया है कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 2020 तक रिडंडेंट हो गया, उसको नीचे लाना है। अब वो लाएगा ट्रंप, एलन मस्क ने $800 बिलियन ले लिए। अब वो आपका नीचे आएगा, तब तक तो चाइना ने आपसे बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी स्पेस में डाल दिया है। अब खतरा आपको ये है कि आपको स्टार वॉर्स का खतरा है। आप चाइना और रशिया की मिसाइल मूवमेंट्स पे या स्पेस वॉर पे आप नजर रखने के लिए क्या आपने एलन मस्क को यहाँ लाके बिठा दिया कि वो बेस स्टेशन में बैठ के वो हमारा सर्वेलेंस करेगा? यही तो कई साल से पाकिस्तान अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो पहले अफगानिस्तान में आने की कोशिश करी, वहां से अकाल दिया गया, फिर वो वियतनाम गया, कंबोडिया गया, सब जगह गया। अल्टीमेटली आपने तो बिल्कुल रेड कारपेट देके उनको लाके यहाँ पे बिठा दिया है। इसका रिएक्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कब क्या आएगा ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन आप जो कर रहे हो इसका कोई, अभी जो ये दोनों प्रोग्राम्स है इसके कोई माने है ही नहीं। G7 के आप 7 आइज के आप मेंबर नहीं हो, आपसे कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रहा है, और आप इनको बोलते हो कि हम लोग सब मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है कहाँ? आपका तो नेटवर्क कनाडा में और यूएसए में था, वो तो ओपन हो गया। मतलब आपके पास वो कैलिबर नहीं है जो रॉ के ऑफिसर पहले काम किया करते थे, क्योंकि आपने तो अपने जान पहचान वालों को डाल दिया, वो आर नॉट एफिशिएंट। तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उस पर आप डिस्कस नहीं कर रहे हो। आप मेन जो स्टोरी होगी वो कल ये किस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फोरम, क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का फोरम नहीं है। ये कोई एक एनजीओ है जिसको आप, एनजीओ जैसी कोई चीज है जिसको एक्सटर्नल अफेयर सपोर्ट कर रही है और ये करा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि देन दे कैन स्पीक एनीथिंग व्हिच विल नॉट बी ऑफिशियल। जी, ये जो खुफिया चीफ्स हैं, इनकी एक मीटिंग बुलाकर अजीत डोवल के जरिए मोदी जी देश को और विश्व को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, ये कि अभी देखिए पूरे नेशनल सिक्योरिटी में भी जो बड़े बड़े स्पाइज हैं वो भी इंडिया के तो रूट कर रहे हैं, वो इंडिया से मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि युद्ध रुकवाने में हमारी माहिरी है, सब में हम लोग माहिर हैं। तो वो ऑब्वियस आए होंगे पूछने के लिए कि भाई अभी और हम आगे क्या करें। तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ पॉम्प शो, नथिंग एल्स। इसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि यू आर स्टिल नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। वहां पे सऊदी अरेबिया चाइना से टाइप कर रहा है,
ईरान कर रहा है, वो अपने ऑयल के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और आप ब्रिक्स को सिर्फ अमेरिका से डर के वजह से आप पूरे ब्रिक्स का जो ढांचा खत्म करने जा रहे हो। जिस दिन रशिया चाइना सब मिलकर आपसे रिटेलिएट करेंगे तो आपका तो कोई नेबर भी नहीं है जो आपके सपोर्ट में आएगा। तो दिस इज इट। तो आई डोंट नो व्हाट इज जियो पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ दिस, लेकिन ये पॉम्पशो के अलावा मेरे को नहीं लगता इसका कोई भी आउटकम होगा। लेकिन गिरीश जी, ये जो अब हरदीप सिंह निज्जर का जो केस था और कनाडा के प्रतिनिधित्व भी आए हुए हैं, तो क्या हरदीप सिंह निज्जर के केस को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी? और क्या साइडलाइंस में कोई एक बायलैटरल मीटिंग या कुछ आपसी एक कोई मीटिंग क्या नहीं हो सकती? मीटिंगें तो रोज होती रहती हैं, लेकिन बताएगा कौन आपको? Who will tell you what exactly is transpired? क्योंकि वो तो एक देखिए, जो भी सेटलमेंट हो गया ट्रंप के साथ, वो हम उसके ब्लू आइड बॉय हो गए हैं, तो वो छोटी मोटी बात में शायद उसने कंसेशन दिया होगा। नहीं तो फर्स्ट मीटिंग में जब भी वो समन्स इश्यू हुए थे निज्जर के केस में, तो अजीत डोभाल डिड नॉट अकम्पनी मिस्टर मोदी टू अमेरिका। फिर नेक्स्ट टाइम वो गए तो प्रेस मीडिया को बोला गया था कि भाई उन पर भी आप फोकस करिए, बताइए कि मेरे साथ आए, क्योंकि इनको तो अपनी गलतियों को कैसे हाईलाइट करके इनडायरेक्टली बता देना है कि वी आर स्टिल द विश्व गुरु एंड वी ऑल दीस थिंग्स आर डूइंग। डिप्लोरेबल चीज ये है कि आप उस चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि आपकी इंडिया की सिचुएशन जियोपॉलिटिकल में अभी कहां है। उसके बगैर आप अभी भी वही, क्योंकि आप पहले से देखिए गुजरात से इनका ये चल रहा है, पहले ये एक्सपो कराते थे बड़े बड़े, फिर ग्लोबल मीट्स कराते थे, फिर इन्वेस्टमेंट्स कराते, उनके फिगर कभी भी नहीं आए। आपने बता दिया 30 लाख करोड़ का एमओयू हो गया, 10 लाख का हो गया, ऑन रियलिटी नथिंग कम्स डाउन। फिर आपने बोल दिया कि अभी बुलेट ट्रेन हम बना देंगे, वर्ल्ड में बुलेट ट्रेन लग जाएगी, ये करेंगे, एवरीथिंग इज, वो अपने आप को वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करने का उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे बेहतर की रियलिटी में इंडिया में आप नौकरियां खड़ी करें, आप एसएमईज को कैसा खड़ा करेंगे, आप उनको इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे। जब तक पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा, आपकी इकोनॉमी डाउन द ड्रेन ही है, स्पेंडिंग नहीं होगी, तब तक आपका बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेशन उतना ही रहने वाला है, और कंट्री कैन नॉट ग्रो अनलेस द पीपल ऑफ द लास्ट 10 has money in his pocket to spend। जी नहीं, तो क्या हम ये क्या समझे कि फॉरेन पॉलिसी हर फ्रंट पे फेल हो गई है मोदी जी की, और अब वो एक दिखावा कर रहे हैं सारे जो खुफिया चीफ है उनको बुला करके, देखिए हम अभी भी लीडर हैं विश्व में, हम अभी भी विश्व गुरु हैं। क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो ये धस गया था जो पूरा नैरेटिव विदेश नीति पर और ट्रंप के हाथों कितनी बेइज्जती जो मोदी जी की हुई है, उसी बेइज्जती को क्या कवर अप करने के लिए सारे खुफिया चीफ्स को बुला लिया गया है कि ये देखिए अभी तो हम सुरक्षा के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं? नहीं, एक देखिए व्हाट इज द डेवलपमेंट, रशिया और चाइना ने मिलके एक उन्होंने अपना, जस्ट फॉरगेट द नेम, उन्होंने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया है दैट इज सो डेंजरस कि वो स्पेस की तरह जा भी सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिसाइल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग दैट यू वांट एज ए फायरबॉल। अब वो जब से डिक्लेयर हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो अमेरिका ने साइन किया ट्रंप ने जनवरी 25 में, दैट वाज टू क्रिएट ए गोल्डन डोम। वो आयरन डोम जो इजराइल ने बनाया 2011 में वो फेल हो गया, तो इसके बाद अभी इसका ये फर्स्ट ऑर्डर है कि गोल्डन डोम। इसका मतलब है कि अमेरिका इज वेरी अफ्रेड कि कहीं ना कहीं स्पेस वॉर शुरू होगी तो चाइना एंड रशिया विल डोमिनेट द शो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, आपके पास नहीं है। तो आपने उसका एक सेफ गार्ड ये बनाया कि आपने एलन मस्क को ला दिया यहाँ पे, डेटाबेस बना के आपका सैटेलाइट वॉचिंग करने के लिए आपको उसने दे दिया है। अब एलन मस्क यहाँ बैठ के रशिया और चाइना पे ये वॉच करेगा कि मिसाइल विसाइल कब मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट आज की तारीख में एलन मस्क के पास है स्पेस में। अभी आप देखिए ये जो गोल्डन डोम बनाने का ये इसका प्रोजेक्ट है दैट इज अप टू 2030। तो तब तक तो अमेरिका किसी को छेड़ेगा नहीं या वो वॉर में नहीं जाएगा। अभी तो शांति प्रिय बातें करता रहता है, ईरान को बोलता है मत लड़ो, इनको बोल, दैट इज बिकॉज ही वांट्स टू स्पेंड टाइम टिल 2030, जब तक इनका गोल्डन डोम रेडी नहीं हो जाता है, क्योंकि ही हैज टू सिक्योर अमेरिका। अब इसकी एवज में याद देखिए कि कब तक ये आप करते रहोगे, तो आपने इसको जो बेस दे दिया एलन मस्क को, यहाँ पे वो करेगा, वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट। और ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई मैं सारे जो स्क्रैप्स है वो हटा के आ जाऊंगा। उसी सामने चाइना ने बोल दिया कि मैं 23,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो अभी ये पूरा एक नैरेटिव पूरा स्पेस वॉर में चला जा रहा है, अभी ग्राउंड वॉर पे आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इकोनॉमिकल। तो ये मीटिंग का एक ही मकसद होगा कि आप सब लोग को कलेक्ट करके, आप इंडिया कलेक्ट करके अभी अमेरिका की और सेवा करेगा कि ये सारी जगह से जो इंटेलिजेंस गैदर होगा वो हम कैसे उसका वो स्पाइंग के लिए अमेरिका को हम मदद करेंगे। जी
हम ये माने कि अभी भी ये जो मीटिंग है सारे जासूस जो हेड्स हैं उनके उनके बीच में, उनसे भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और अमेरिका को ही फैसिलिटेट करने का काम करेगा भारत, ना कि अपने लिए। और क्या हो सकता है? आपने देखिए सिर्फ सेवन आइज वाले ही मेंबर्स आपके पास आए हैं। कल जो आ रहे हैं वो तो 3,500 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किस कैलिबर के हैं? 123 कंट्री आप बता रहे हो कि आ रहे हैं, तो उसमें से कितने राइवल कंट्रीज आएंगे वो तो लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। कि आपने तो बोल दिया 3,500 कैंडिडेट, तो उसमें कल्चरल वाले भी हैं, म्यूजिकल वाले भी होंगे, काफी लोग, मतलब इट्स अ मिक्स लॉट। लेकिन रियल जो अभी आपने मीटिंग कराई है उसका इसका उद्देश्य और कुछ नहीं हो सकता है कि भाई आप इंफॉर्मेशन गैदर यहाँ से करोगे। एलन मस्क ने ऑलरेडी डेटा बैंक यहाँ पे बना के रखा हुआ है, वो स्पेस एक्स में भी आएगा, तो ही मेन थिंग कमिंग इन इंडिया विथ ऑल द कंडीशंस एक्सेप्टेड इज, उसको कैसे भी करके यहाँ एक बार घुसना था ताकि वो पूरे एशिया खंड पे नजर रख सके, और दैट इज ही हैज सक्सीडेड इन हिज प्रपोजल। तो कुल मिलाकर जो अब ये जो खुफिया चीफ्स हैं उनकी तो मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब जो रायसीना डायलॉग्स होगा उसका आउटकम क्या निकल सकता है गिरीश जी? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको कि अब नहीं, रायसीना डायलॉग्स उसमें क्या नायक बनाएंगे उसमें मोदी जी? सीधी सी बात है, मोदी जी उनको वही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हम लोग की लॉजिस्टिकली वी आर सो इम्पोर्टेंट कि सब देशों को हमारी जरूरत है, हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आप डोंट वरी, हम लोग भी पीस चाहते हैं। अभी उन्होंने कल तो लेक्स के उसमें बोल ही दिया कि भाई मेरा और ट्रम्प का बहुत ही ज्यादा ट्यूनिंग अच्छा किया, क्योंकि बोथ ऑफ ओनली वी टू थिंक दैट आवर कंट्री इज फर्स्ट। वो अमेरिका फर्स्ट करते हैं, मैं इंडिया फर्स्ट करता हूं, तो आप समझ लो कि वो इंक्लिनेशन आपका है। अभी आपको पूरे मस्के मारने हैं, जब तक कि आपका वो अडवाणी जी का वो पिंजरा लटक नहीं रहा आपके ऊपर, तब तक आपसे वो सारा काम किया जाएगा। मतलब जो इंजीनियर ने बोला था कि आपने जो इंडिया में किया ईडीआई सीबीआई को लेके, आज आपको वही बंद समझना पड़ेगी, दादागिरी करके कैसे काम कराया जाता है, वो उसी पोजीशन में आप आ गए हो और आप कर रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो देखना होगा कि क्या आउटकम रायसीना डायलॉग से निकलता है, लेकिन वाकई में एक बड़ा पॉम्प एंड शो है, ये बात तो सही गिरीश जी ने कही। लेकिन भारत के कितने हित में होगी ये चीजें, या केवल और केवल मस्का लगाने का ही ये काम है पूरा डोनाल्ड ट्रंप को, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।